अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। अब देखो ये पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता हम देख रहे हैं, मतलब वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। रिक्तता ये दो तरीके से हो सकती है। एक, राष्ट्रपति अचानक निपट जाए, स्वर्गवासी हो जाए, या राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दें, रिजाइन कर दें, या फिर राष्ट्रपति को महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट द्वारा, महाभियोग को इम्पीचमेंट कहते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग द्वारा पद से हटा दिए जाए, मतलब पद से हटा दिए जाएं, पद से हटा दिए जाएं। कौन हटा सकता है? संसद। राष्ट्रपति को पद से कौन हटाता है? संसद। तो एक तो इस तरह से ये पद की रिक्तता कैसे हुई? ऐसे हुई कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाए तो क्या होगा, कैसे होगा? देखो, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो भाई राष्ट्रपति का चुनाव, संविधान ये कहता है, जो संवैधानिक प्रावधान है वो ये कहती है कि रिक्तता की मतलब ऑन द डेट ऑफ वैकेंसी इज क्रिएटेड, ऑन द डेट ऑफ वैकेंसी इज क्रिएटेड, जिस दिन से पद रिक्त हो जाए, जिस दिन से पद रिक्त हो जाए उस दिन से 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो एक प्रश्न बन गया कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थिति से आओ कैसे पानी गिर रहा है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की तिथि से, कौन सी तिथि से? रिक्तता, जिस दिन रिक्त हो जाए। राष्ट्रपति जिस दिन स्वर्गवासी हो गए उस दिन रिक्त हो गई, राष्ट्रपति ने जिस दिन अपने पद से त्यागपत्र दे दिया उस दिन रिक्त हो गई, राष्ट्रपति को जिस दिन संसद ने पद से हटा दिया उस दिन से रिक्त हो गई। तो रिक्त होने की स्थिति में कितनी अवधि तक, संविधान क्या प्रावधान करता है कि रिक्तता की तारीख से 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मान लो भाई चुनाव में बड़ा लंबा समय लगता है, आज रिक्त हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां होंगी, कैंडिडेट सर्च किए जाएंगे कि कौन, भाई रूलिंग पार्टी सोचेगी, रूलिंग पार्टी अपनी ओर से एक उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगी, भाजपा, और जितनी विरोधी दल हैं वो लोग एक उम्मीदवार तय करके, कॉमन नाम तय करके खड़ा करेंगे, और भी लोग खड़े हो सकते हैं लेकिन ऐसा होता है। तो इस अवधि तक, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, राष्ट्रपति चुन नहीं लिए जाते, राष्ट्रपति चुन नहीं लिए जाते, तब तक भाई राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कोई करने वाला होना चाहिए, कोई तो हो जो राष्ट्रपति के उस समय, क्योंकि राष्ट्रपति की कुर्सी रिक्त होना इसका मतलब यदि कोई भी उस पद पर कार्य नहीं कर रहा है तो कुछ भी काम हो नहीं पाएगा। भाई संसद की विधि बनाना और भी कई कार्य हैं, शासन का कार्य चल नहीं पाएगा। तो संविधान ने ये व्यवस्था भी कर रखी है कि जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, नए राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य करेगा, पद ग्रहण कर लेगा। किस रूप में? कार्यवाहक। कार्यवाहक बोले तो एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भैया कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, सवाल ये है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति देखिए,
कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे उपराष्ट्रपति, 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 भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तुम लोग आज इतना लेट लतीफ काहे हो? उपराष्ट्रपति, लेकिन मान लो जिस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ उसी समय उपराष्ट्रपति भी बीमार चल रहे हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस वक्त उपलब्ध तो है नहीं। तो इसके बाद अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहे किसी कारणवश, यदि उपराष्ट्रपति अनुपलब्ध है, अनुपस्थित नहीं, क्या है, अनअवेलेबल है, यदि उपराष्ट्रपति, अबे क्या बतिया रहे हो, हाँ कैसे आज सबों में लेट कैसे आते, वो कुछ विशेष हुआ था क्या, या रात्रिकालीन तुम लोग भी पार्टी वोटी मनाते हो, नींद लेट से खुटता है? अच्छा गणेश विसर्जन, तो सब गए थे विसर्जन करने, हैं? हाउ? चलो ठीक है। जब मैं छोटा था, बचपना था, तो मेरे को बहुत उत्साह होता था, मैं भी छोटा सा उधर बच्चे इकट्ठा होकर के करता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ ना तो मैं बन गया नास्तिक। समझ आई जैसे जैसे समझ बढ़ी तो मैं बिल्कुल हो गया टोटली नास्तिक। तब मेरा इन सब से हट गया। अरे उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, अनअवेलेबल है किसी कारणवश, हो सकता है कि वो भी इस्तीफा दे दिए हों, उनका भी पद रिक्त हो सकता है कि वो बीमार हो। तो यदि ऐसी स्थिति है तो फिर कौन करेगा? भारत बोलो या सर्वोच्च न्यायालय, बात एक ही है ना, भारत या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश, हाँ पढ़े होगे, लेकिन यहाँ से फिर से रिलेट होगा वो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर ये भी अनुपस्थित है किसी कारणवश, मान लो जैसे तुम्हारी तरह गणेश विसर्जन में गए और ज़्यादा पी पा लिए। आजकल गणेश विसर्जन है सब में होता का है, तुम लोग तो नहीं पिए थे पानी है? हाँ, अगर ये भी अनुपलब्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। और ये स्थिति कब तक चलती रहेगी? जब तक मान लो उपराष्ट्रपति अनुपलब्ध हैं किसी वजह से, ये चाहे उनका पद रिक्त हो चाहे वो छुट्टी पर हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। यदि वो भी अनुपलब्ध हैं किसी भी वजह से, तो सर्वोच्च न्यायालय में आप जानते हो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ऐसी स्थिति तब तक नीचे तक चलती रह सकती है। अगर उसके ऊपर का वरिष्ठ न्यायाधीश अनुपलब्ध है तो उसके नीचे वाला, अगर वो भी अनुपलब्ध है तो उसके नीचे वाला। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद जो है वो चलता रहेगा। एक खास बात, इतना मैं कुछ बताया, अब क्या, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, रिक्ति आप जानते हो किस तरह से हो रही है, या तो राष्ट्रपति स्वयं निपट गए, या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया गया। मतलब उस पद पर अब कोई व्यक्ति नहीं, नया चुनाव होगा, जो चुना जाएगा वो राष्ट्रपति बनेगा भारत का। ये रिक्तता हो गई। तो रिक्तता की स्थिति में ही जो व्यक्ति वहाँ पद ग्रहण करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का दायित्व संभालेगा, उसे हम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेंगे। लेकिन भाई राष्ट्रपति महोदय गए हैं अमेरिका, या तो हो सकता है कि भारत सरकार के कार्य से ही गए हों,
इटली गए हों, अमेरिका गए हों, या फिर हो सकता है प्राइवेट छुट्टी पर गए हों, तो अनुपस्थित हैं, अभी उनका पद रिक्त नहीं है। क्या है? अनुपस्थित हैं। उस पद पर भारत वही व्यक्ति राष्ट्रपति है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए वो अनुपस्थित हैं। तो ऐसी दशा में तो अनुपस्थित, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, मतलब ये व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है लेकिन अभी ये टेम्पोररी समय के लिए अनुपस्थित है, तो इस समय यही स्थिति होगी। ये लोग राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जैसे राष्ट्रपति अमेरिका गए हैं और उसी समय कुछ कार्य की आवश्यकता पड़ गई, तो उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। यदि वो किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन एक अंतर है, हमने उस समय बात की रिक्तता की स्थिति की, मतलब जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आएंगे। लेकिन इस समय क्या करेंगे? ये केवल उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मतलब इस समय ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे। दे विल फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ अनअवेलेबल प्रेसिडेंट। उस समय दे विल नॉट एक्ट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। उस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इतना बताने का मतलब ये है कि ये भी आपको किताबों में नहीं मिलेगा, है ना। क्या होता है कि इसको वो लोग मिस कर देते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह का क्वेश्चन बन रहा है वहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। भाई कार्यवाहक राष्ट्रपति का रोल कब आएगा? कब आएगा रोल? जब राष्ट्रपति का चला जाएगा, नहीं, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति का रोल कब आएगा? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, वेकेंट होगा। और वेकेंट किस तरह? वेकेंट का मतलब, रिक्त होने का मतलब वो व्यक्ति अब राष्ट्रपति है ही नहीं, उस पद पर कोई नहीं है। लेकिन यदि राष्ट्रपति महोदय अल्प समय के लिए कहीं छुट्टी पर गए हैं या बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तब भी भारत के उपराष्ट्रपति ही उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हाँ, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो फिर वह उसी प्रकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वो भी किसी प्रकार से अनुपलब्ध हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश वो भी अनुपलब्ध है तो उसके बाद का वरिष्ठतम न्यायाधीश। लेकिन डिफरेंस है, उस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। नहीं, जो भी व्यक्ति चाहे वो इस समय कर्तव्यों का निर्वहन करे और इस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। दोनों में एक डिफरेंस होगा। हाँ, अरे आवाज़ तो और कैसे नहीं पहुंचे थे वे। हाँ, उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मैंने कहा ना कि किसी भी, अभी भाई निर्णय तो नहीं हुआ ना, राष्ट्रपति के ऊपर उनको पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी पद में है। तो उस समय उपराष्ट्रपति यदि उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे। उस समय वो सिर्फ ये कहे जाएंगे कि राष्ट्रपति की अनुपलब्धता में वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ही इज जस्ट फुलफिलिंग या ही इज जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। एंड व्हेन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज वेकेंट, दैट मे बी इफ ही इज डेड, that vacancy may fall if he resigns from his office, that vacancy may fall if he is impeached by the parliament. impeached हो गया तो ये वैकेंट हो गया, मतलब उस पोस्ट पे अब कोई भी व्यक्ति है ही नहीं। तो इस समय जब उपराष्ट्रपति और ये लोग आएंगे तो कहलाएंगे दे विल बी कॉल्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जब यही लोग आएंगे तो हम बोलेंगे कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, वो मात्र राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, दे आर कैरिंग ऑन द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ हिम। क्लियर है? अच्छा, अब दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों के परफॉर्मेंस में क्या अंतर होगा? देखो,
सब मिलेगा। अब वही तो आ रहा हूँ, उसी पे तो आ रहा हूँ। देखो अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति आप जानते हो कब की स्थिति में होगा? रिक्तता, वैकेंसी, व्हेन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज वैकेंट, ठीक। और एक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। निर्वहन करेंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के जब रूप में वो कार्य करेंगे तो उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, राष्ट्रपति की सारी शक्तियां उसे होंगी। जो संविधान ने राष्ट्रपति को शक्तियां दे रखी वो सारी शक्तियां उस व्यक्ति के पास होंगी, ठीक है। ही विल एंजॉय ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, उसको वेतन भत्ते सुविधाएं सब राष्ट्रपति की तरह मिलेंगी। सारी चीज़ें राष्ट्रपति की तरह मिलेंगी। जो राष्ट्रपति का वेतन होगा, जब तक वो ऐसा काम करेगा उसे मिलेंगी, ठीक है। कोई कमी नहीं होगी। पूरा का पूरा समझ जाओ, राष्ट्रपति गया, उसकी जगह पे आया तो उसको वेतन भत्ते सैलरी सब वही मिलेगा, सारी सुविधाएं वही मिलेंगी, सारी शक्तियां उसके पास राष्ट्रपति की होंगी। ये हो गया। अच्छा, मतलब वो किसी से पूछ पाछ के नहीं करेगा भाई। उस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के कुर्सी पे बैठा है तो वो जो शक्तियां संविधान उसे देता है सारा मजा लेगा। लेकिन अब कर्तव्यों का यहाँ देखो। अच्छा, एक और चीज़, कार्यवाहक राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व ये भी राष्ट्रपति की तरह शपथ लेगा। ये भी राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा। he will be administered the oath of or affirmation of the president of India, है ना। उन्हें भी राष्ट्रपति के पद की शपथ लेनी होगी। यह है क्लियर। जबकि कर्तव्यों का निर्वहन, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश लाभ का पद है ना भाई, लाभ का पद माना गया है। देखो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये तो एक विशेष परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में की बात व्यवस्था की गई है, या कर्तव्यों के उनकी अनुपस्थिति में निर्वहन की बात की गई। लाभ का पद का डेफिनेशन, जो लाभ का पद कब आएगा? जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा किसी को, तब की बात है ये। देखो, लाभ के पद का रोल आता कब है? जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता, तभी आएगा लाभ का पद वाला कंसेप्ट। तभी आएगा कि भैया वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव में खड़ा हो सकता है कि नहीं। तो मौजूदा जो, मान लो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, वो लाभ का पद माना गया है संसदीय अधिनियम 1959 द्वारा। संसदीय अधिनियम, पार्लियामेंट्री एक्ट 1959, है ना, ये पढ़े हो। इसके अंतर्गत लाभ के पद को परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि भाई कौन कौन सा पद लाभ का पद माना जाएगा, कौन कौन सा नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, यदि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। वो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र देंगे, उसी के बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। ये, जबकि एक मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, राज्य मंत्रिमंडल का एक मंत्री, सांसद, आपका लोकसभा स्पीकर, आपका वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये अपने पद में रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लाभ का पद में बताया था मैं आपको कि किसे किसे लाभ का पद नहीं माना गया है और सब किसको किसको नहीं माना गया। इतना तो आपको, गवर्नमेंट सेवा, सरकारी नौकरी, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, कोई भी एम्प्लॉई है, वो लाभ का पद है। यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है
यदि आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है, यदि आपको सरपंची का चुनाव लड़ना है, तो आपको अपने नौकरी से इस्तीफ़ा देना होगा, तभी आप लड़ पाओगे। तो ऐसा इसलिए किया गया कि जो अधिकारी वर्ग है इनसे राजनीति अछूती रहे। अधिकारी वर्ग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, कोई आईएएस है अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसका राजनीति में आना बहुत आसान हो जाता है, सब उसको जानते हैं, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है। तो ऐसे राजनेता नेता लोग नहीं चाहेंगे कि अधिकारी वर्ग हमारे धंधे में खलल डाले। ये धंधा हमारा है, हम ही खाएंगे मिल बांट कर। अधिकारी इधर आके मुंह भांजे तो इसके काम करते हैं, ये लाभ का पाते। अब रिस्क लेना पड़ेगा, तेरे को अगर चुनाव लड़ना है इस्तीफ़ा दे, और इस्तीफ़ा देगा तो फिर क्या पता तू चुनाव हार गया तो ना घर का ना घाट का, ये वाली स्थिति हो जाती है। जबकि मंत्रियों के साथ ऐसा थोड़ी है। मंत्री है, जीत गया मतलब वो तो चुनाव लड़ सकता है मंत्री रहते हुए भी, जीत गया तो राष्ट्रपति का पद ज्वाइन करेगा, मंत्री पद उससे इस्तीफ़ा दे देगा, है ना। अब मंत्री पद, और ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे एक कलेक्टर को रिस्क लेना पड़ेगा, नौकरी से इस्तीफ़ा देगा तभी वो चुनाव लड़ सकता है। तो राजनेताओं ने जो बनाया है ना, विधि बनाना उनके हाथ में है ना, संसद के हाथ में, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को, अपने साइड को सेफ रख के विधि बनाएंगे। यही चलो इधर। तो ये भी जो है राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ होंगी, कर्तव्यों को जब निर्वहन करने आएंगे ना, तब भी इन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और जब भी ये कार्य करेंगे, वेतन भत्ते सुविधाएं सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये शपथ भी लेगा, ये शपथ भी लेगा, तो कोई अंतर नहीं, ठीक है। कोनो सवाल, कोनो शंका? हाँ देखो, if the president of India is unavailable due to illness or something, तो शपथ नहीं लेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्य को निर्वहन करेगा, लेगा भाई, लेगा बे। हाँ, if the post of if president is unavailable due to illness or some other thing, then vice president of India will be carrying on his duty on his behalf, carrying the duty of president on his behalf. And if vice president of India is also unavailable, then chief justice of Supreme Court, and if he is also unavailable, then senior most judge of the Supreme Court will carry on his duty. लेकिन एक्टिंग में क्या होगा? When the post of presidents fall vacant, that may be by his death, that vacancy may fall by his resignation, that vacancy may fall by, if he is removed from his post by the process of impeachment, then vice president of India will be appointed as, will be act as the acting president of India. ठीक है। If he is unavailable, then chief justice of Supreme Court, and if he is also unavailable, then senior most judge of the Supreme Court. यही चलता रहेगा। अच्छा, एक और चीज़, कल क्वेश्चन आया था ना, एक तो था क्या, ऐसा था नहीं था कि मान लो कि भाई राष्ट्रपति की रिज़ाइन कर दिया, उसी समय क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, किसी कारणों से डेथ हो गई, रिज़ाइन कर दिया, जो भी कारण हो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायाधीशों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, आया था। ऐसी स्थिति में क्या होगा? है? चलो मैं समझा देता हूँ। चलो अब देखो भाई, ये जो अभी आपने पढ़ा, ये सारी व्यवस्था संविधान ने कर रखी है, सारी व्यवस्था संविधान ने कर रखी कि भाई राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं
तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में, चाहे वो मृत्यु से हो चाहे अनुपस्थिति से हो, तो उनकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति स्पष्ट हो गया और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले स्पष्ट हो गए। आपको समझ में आ रहा है? ये स्पष्ट हो गया। ये तो संवैधानिक प्रावधान। लेकिन संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो सिचुएशनल होते हैं, पारिस्थितिकी होते हैं। और वो प्रश्न ये कि भाई हम उस कल्पना कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, रिक्त हो गया, किसी भी वजह से हो गया। अब इस अवस्था में आप जानते हो कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएंगे। अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी उस समय रिक्त या अनुपस्थित है तो कौन आएगा? CJI लिख दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिख दूं शॉर्ट में समझने के लिए। अगर ये भी उस समय मान लो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया किसी वजह से, इसके बाद कौन आएगा? सर्वोच्च न्यायालय के 30 अन्य जज होते हैं, 30 अन्य जज, अदर जजेस, इन्हें बोलते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। और इसमें क्या होगा? वरिष्ठतम, सीनियर मोस्ट, जो सबसे सीनियर, फिर सीनियर, फिर सीनियर, एक ऑर्डर होगा। अगर ये भी अनुपस्थित है तो इन 30 में से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो आएगा, वो भी अनुपस्थित है तो उसके बाद वाला सीनियर आएगा। लेकिन तो एक स्थिति आ गई कि इनका पद 19 सितंबर, आज कितना, 20 सितंबर की स्थिति है और इनकी मृत्यु हो गई या इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन उसी समय 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति भी निपट गए हैं, मतलब ये भी रिक्त है ना। और 19 सितंबर को इन सब लोगों ने एक साथ, कोई भी मैटर हुआ होगा, एक साथ क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। ले, संविधान तो इसके बाद सोचा ही नहीं, संविधान ने इसके बाद कल्पना ही नहीं की कि ऐसी अवस्था आ जाएगी तो फिर भाई राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, या फिर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कौन? क्योंकि यहीं तक सोच के ख़त्म हो गया। वो बोला उपराष्ट्रपति करेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भाई भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश करेगा, और वो भी नहीं है तो फिर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के वो करेंगे। लेकिन यहाँ तो वो मामला ही ख़त्म हो गया। अब क्या होगा? आपका प्रश्न क्या था? विकल्प क्या क्या? पहला विकल्प पढ़ो। पहला विकल्प ऐसी, चलो जवाब इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे सवाल आ जाते हैं ना, यहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है। राष्ट्रपति के शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करेंगे, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। तो राष्ट्रपति के शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल खारिज हो गया। दूसरा क्या है? संविधान में संशोधन कर नई व्याख्या की जाएगी, मतलब संविधान में संशोधन कर एक नया, संविधान में संशोधन किया जाएगा। मेन मुद्दा ये है, संशोधन किया जाएगा और संशोधन कर डाल दिया जाएगा भाई कि यदि ऐसी स्थिति आएगी तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, उस पदाधिकारी को वर्णित किया जाएगा। ठीक है, ऐसी अवस्था। चलो इसको हम रख लेते हैं अपनी उत्तर के रूप में कि ये हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना कि एग्ज़ाम परीक्षाओं में ना एक नोट लिखा था, इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि यदि आपको प्रश्न पढ़ने पर एक से अधिक विकल्प नज़र आ रहे हैं, एक से अधिक विकल्प आपको लगता है कि सही नज़र आ रहे हैं, तो आपको सबसे क्लोज आंसर लेना होता है, सबसे करीबी उत्तर लेना होता है ना। ये होता है, विकल्प लिखा होता है उसमें। अब हमको पूरा विकल्प अच्छे से पढ़ना है, ऐसे तुरंत निर्णय नहीं लेना है, सारा ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, तीसरा विकल्प क्या था? हाँ, इस परिस्थिति के लिए ये जो स्थिति उत्पन्न हो गई, इस स्थिति का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कोई देयर इज नो प्रोविजन फॉर दिस सिचुएशन। यही हुआ। और आखिरी हो गया, मतलब 2 तो आराम से खारिज हो गया, 2 विकल्प बचा है।
एक यही हो सकता है। आप ऐसे सवाल के तक पहुंचोगे कैसे? यही दो विकल्प हो सकता है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो अभी आप समझ गए होगे कि बाकी दो विकल्प तो हो नहीं सकते, यही होगा। भाई इस स्थिति की संविधान में कल्पना नहीं की गई है तो संविधान में संशोधन किया जाएगा, और इस परिस्थिति के लिए फिर कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, है ना, कि भाई किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा क्या? अगर उन्होंने संविधान में संशोधन किया, ये डाल दिया, तो फिर ऐसी परिस्थिति भी आ जाएगी, ऐसा प्रावधान भी आ जाएगा। लेकिन भाई एक बात बताओ, ये तो किया जाएगा संविधान में संशोधन, लेकिन ये संशोधन एक प्रक्रिया है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है ना, मतलब 4-6 महीने लग जाता है या 2-3 महीना लग जाता है आमतौर पे, यही होता है ना, आमतौर पे 2-3 महीना लग जाएगा। क्यों? संसद में एक विधेयक बनेगा, एक विधेयक लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, है ना। अब हाँ, अब देखो, वही तो मैं पहुंच रहा हूँ। देखो, एक मैं बता दूं आपको कि संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की स्वीकृति ना भी हो तो भी वो संविधान संशोधन होगा, लेकिन भाई राष्ट्रपति का संसद के एक अंग के रूप में वहाँ होना तो चाहिए कोई। भाई संसद के तीनों अंग होने तो चाहिए, भले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होना चाहिए, लेकिन कोई होना तो चाहिए। तो फिर ये प्रक्रिया कैसे पूर्ण होगी? तो आपका उत्तर होगा ये सोच, ये चीज़ें कब आएंगी? धीरे धीरे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, मैं प्रश्न दूंगा टेस्ट में आपके, तभी तो सोच पाओगे, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप चलोगे। ना अभी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बाद में, क्लास के बाद करेंगे ना। इसी से रिलेट राष्ट्रपति वाला तो सारा चीज़ तो हम राष्ट्रपति से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। हाँ, इसी से 62 से। अरे पगले, मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, आखिरी में करूंगा, ठीक है, ये समझ गए? मैं करूंगा ना आखिरी में, क्लियर हो गए? चलिए अब आते हैं लाइन बाय लाइन। 62, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। यदि पद रिक्त होने का कारण राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उनके कार्यकाल होने से पूर्व नया चुनाव कराना होगा, ये तो पता है आपको। अच्छा, एक और चीज़, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, वो जानते हो उनकी पद ग्रहण करने की तिथि से शुरू होता है ना। ये कार्यकाल होता है और 5 वर्ष की गणना की जाएगी, ये उनका अंतिम दिन, उनके ऑफिस का अंतिम दिन, ठीक। लेकिन अगर मान लो ये रिक्ति राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूर्ण होने से उत्पन्न हो रही है, मतलब राष्ट्रपति का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा हो गया, तब उन्हें छोड़ना पड़ेगा पद भाई, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। लेकिन संविधान एक और प्रावधान करता है कि यदि, इसी 62 में, कि यदि राष्ट्रपति की जो पद की रिक्ति उनके कार्यकाल के पूर्ण होने से हो रही है, पूर्ण हो गया 5 वर्ष रिक्ति होगी ना, तो उनके अंतिम, ये पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव, नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। मुझे ये बताओ ऐसा क्यों किया गया? संविधान ने ऐसा क्यों किया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ और बोल रहा है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव उसके कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले हो जाना चाहिए? क्या दिमाग में लगता है? हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद है भारत का, ठीक। और इसको रिक्त रखना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें काम रुक जाएंगी। इसीलिए ये व्यवस्था कर रखी है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, उसके कार्यकाल, उसका टेन्योर खत्म होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है, ये पता है। और कब, और मान लो रिक्त हो गया
मान लो मृत्यु से या रेजिग्नेशन से या महाभियोग से रिक्त हो गया तो क्या अवधि है? क्या बोल रहा है? क्या बोलता है? डेट से 6 माह 6 माह। रिक्तता की तारीख से 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? कि क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही? कि आप तो इसी तरह से प्रश्न कैसे भी घुमाएं आपका दिमाग काम करेगा। अगर मान लो केवल फैक्चुअल पढ़ोगे ना तो किताब में तो आपको मिलेगा भी नहीं ना। मिलेगा? पढ़ोगा कहाँ से? मैं जानता हूँ नहीं है ना। चलो समझ गए? क्लैरिटी है कि किसी को कोई दर्द, कोई शंका? अरे वापस आ गया इधर यार। यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी कारण से रिक्त हो तो नए राष्ट्रपति के चुनाव पद रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर हो जाना। अच्छा एक याद रखिएगा, संविधान की दृष्टि में 1 महीना 30 दिन का ही होता है। कोई लीप ईयर नहीं होता, कोई फरवरी नहीं होता। 1 माह मतलब 30 दिन। घुमा फिरा कर मैं बोल सकता हूँ आपको 6 माह की जगह 180 दिन। ठीक? हाँ ये गलती हुई थी ना। हाँ तो ये गलती ठीक। तो यही तो सीखना है पगली तैयारी करने के दौरान। अरे दोनों तरीके से 180 दिन हुआ उसको 6 महीना मान लेंगे। मतलब दिन के हिसाब से लेंगे उसको 6 महीने। हाँ अगर ऐसे काउंट करें तो कम हो तब भी। मैंने क्या बोला? संविधान की दृष्टि में 1 माह कब बोलेंगे वो? जब 30 दिन हो जाए। वहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे नहीं गिनेंगे। जैसे 1 तारीख को हुआ तो 1 तारीख नहीं ऐसे नहीं गिनेंगे भाई। हाँ वैसे नहीं गिनेंगे। इसीलिए तो मैं बोला कि वहाँ पे कोई लीप ईयर नहीं, कोई 31 दिन नहीं, कोई फरवरी नहीं। 30 दिन 1 माह होंगे। ठीक? ठीक है। अब पद रिक्ति होने की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ये देखो, रिक्त होने की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति, नॉर्मली कार्यवाहक राष्ट्रपति बोल देते हैं नॉर्मली, लेकिन मैं वहाँ बताया हूँ ना आपको, कार्यवाहक राष्ट्रपति रिक्ति की स्थिति में और अनुपस्थिति में केवल हम कह देते हैं उनके कर्तव्यों का निर्वहन करें। ठीक? इसीलिए बनाया था वहाँ पर। हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जो भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उसे वो सभी सुविधाएं तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं जो एक राष्ट्रपति को होती है तथा संसद द्वारा निर्धारित सभी भत्ते व विशेषाधिकार। वही तो बात कर रहे हैं हम लोग इतने देर से। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। याद होना चाहिए अनुच्छेद 72 में क्या है? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट।
अपील। ये संरचना आपको दिखाई दे रही है और ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। हमर समारोह है ना, हमर समारोह जो है कोनोला भोग दिस है, मर्डर कर दिस। ओकर मामला कहाँ चली? यहाँ। चलो, सत्र न्यायालय ने उसे पहले हाई कोर्ट से कंफर्म किया और उसे दे दिया फांसी की सज़ा, फांसी दे दी, सज़ा सुना दी। समारोह के सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। समारोह के पास अभी भी रास्ता है, प्रयास कर सकता है। उसने अपील किया और 36 बिलासपुर हाई कोर्ट में अपील कर दिया और उसका केस चलेगा। वहाँ केस चला 6-7 साल, निर्णय आया, हाई कोर्ट ने भी बोल दिया तोला फांसी एच मिली, कंफर्म हो गया। समारोह और परेशान, समारोह को बोला अभी भी एक मौका है मेरे पास, सुप्रीम कोर्ट। उसने यहाँ अपील किया और वो यहाँ पहुँच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला तेरे को फांसी पे लटकाएंगे ही। ठीक, अब समारोह के मतलब हो गए, ख़त्म हो गए किस्सा। समारोह अब्बर परेशान, मोर तो किस्सा निपट गए, है ना। पछतावा हो रहा है, काबर मारे हो, ये मारे हो साले, अब महू कुछ दिन बाद मला से रस्सी में बांध के खींच दी, पेट में बाहर हो जी, जीभ बाहर हो जाइए, निपट जाऊँ। लेकिन समारोह का जो वकील है पीके लुड़के, समारोह के वकील ने समारोह को बताया कि देख, न्यायालय की संरचना तो ख़त्म हो गई। भारत में जो न्यायालय का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे भी होता है, मुंसिफ ये सब होते हैं, लेकिन वो आपको जरूरी जिला स्तर, फिर हाई कोर्ट, राज्य में के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाता है, यही हाईएस्ट है। लेकिन न्यायालय के बाहर एक मौका है तेरे पास, एक मौका है, और तेरे को कोई व्यक्ति अब बचा सकता है तो वो है राष्ट्रपति। ये समारोह के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी, मुस्कुराइस, है ना, मैं मुस्कुराए हुए थोड़ा सा, है ना। और ये क्या करेगा, इसका वकील के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से, ये अपने वकील के माध्यम से अब एक क्या पहुंचाएगा, दया याचिका। क्या? दया याचिका। अपने वकील के माध्यम से समारोह एक दया याचिका फाइल करेगा, जिसको बोलते हैं मर्सी पेटिशन, मर्सी पेटिशन। एक अंतिम दांव, मर्सी पेटिशन फाइल किया इसने, किसके पास? भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास। आया अब सवाल, अब बहुत सारे सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे और वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए। पहला कि क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत ये जो क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 के तहत ये जो क्षमादान की शक्ति है, क्या ये अपनी मर्जी से ये फिर निर्णय कर सकते हैं? एक सवाल, क्या ये अपनी मर्जी से निर्णय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर, केंद्रीय मंत्री परिषद मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। मतलब हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जो परामर्श देंगे उसी परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करेंगे। ओला माफ़ कर दे मतलब माफ़ कर दे, ओला माफ़ मत कर दे मतलब नहीं कर दे। क्योंकि मान लो कोई डिसीजन लेता है राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से, तो उसका असंवैधानिक हो जाएगा। यदि संविधान के अनुरूप वो कार्य नहीं करेंगे, असंवैधानिक हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री गुस्सा जी और फिर महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ जी। राष्ट्रपति के साले निकल गए। कौन? राष्ट्रपति। अरे तो बेटा क्या है ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, वो अलग हो जाता है, मतलब वो बात अलग हो जाती है। अब वहाँ पे प्रधानमंत्री बोलेगा साले आप बातें नहीं माना थे, कैसे करो,
अब लेकिन कोई भी लेके आ सकता है ना, केवल प्रधानमंत्री का साला, सबका साला थोड़ी है वो दूसरा ले आएगा साला भी। संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं राष्ट्रपति, ये स्थिति हो गई। सवाल जहाँ फंसोगे वो क्लैरिटी कि भाई यूं तो आप बोलोगे, आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई राष्ट्रपति महोदय तो लगभग हर जगह अपने मर्जी से तो काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, संविधान में कुछ ऐसी जो हमारे इस शासन व्यवस्था में ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न जरूर होती हैं जहां पर राष्ट्रपति स्वयं की शक्ति से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन वो परिस्थितियां कुछ गिनी चुनी हैं, वो परिस्थितियां केवल गिनी चुनी हैं। उसके बाद आपके दिमाग में एक चीज़ तो भरी रहनी चाहिए, वो पढ़ाऊंगा मैं जब वो आएगा ना, कि वो परिस्थितियां बताऊंगा मैं। उन परिस्थितियों के अलावा भारत के राष्ट्रपति जो भी मंत्री परिषद कहेंगे, वो जो सलाह देंगे वही कार्य करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे और संविधान से ऊपर कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि राष्ट्रपति यदि कि ये अपनी अनुच्छेद 72 की शक्ति का प्रयोग करेंगे, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो ये संसद नहीं, संसद कौन बोल रहा है, केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर करेंगे। उन्होंने बोल दिया समारोह को फांसी नहीं देना है, तो राष्ट्रपति उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसको बोलेंगे नहीं सालेला फांसी देना है, तो राष्ट्रपति उसी हिसाब से कार्य करेंगे। तू वीडियो आज तक नहीं देखा? अभी नहीं, वो लंबा विषय है, अभी नहीं समझाया जा सकता उसको। ये तो नहीं ना कि खास नहीं रे पगले, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार में कुछ मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, इनके समूह को केंद्र सरकार में मंत्रियों के समूह को हम मंत्री परिषद कहते हैं। और राज्य सरकार काका के सरकार है, कांग्रेस के। यहाँ यहूँ काका मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कौन है, तानुदास साहू। और आबकारी मंत्री कौन है, लखमा। ये सारे मंत्रियों के जितने भी मंत्री हैं ना राज्य सरकार में, उनके समूह को बोलेंगे छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद। ये होती है मंत्री परिषद। अब मुखिया कौन होता है, केंद्रीय मंत्री परिषद मुखिया प्रधानमंत्री, और राज्य की मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री। यही ठीक। चलो एक और चीज़, अगर राष्ट्रपति ने किसी की दया याचिका खारिज कर दी तो वो दोबारा दया याचिका दायर नहीं कर सकते। एक ही बार वो अवसर है। अगर समारोह की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी, मतलब वो दोबारा दायर नहीं कर सकेगा, वो फांसी पे लटकेगा ही। अच्छा, अब ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई, किसी को कोई दर्द, कोई शंका नहीं है। अब देखो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 72 के तहत क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। भाई अनुच्छेद 72 के तहत सीधे उल्टा करना पड़ता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति 5 प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, ये 5 इन वो है, इधर है आपको, ये 5 प्रकार से वो प्रयोग कर सकते हैं, है ना। समारोह को पकड़ लेते हैं। यदि राष्ट्रपति ने, अच्छा एक और चीज़ इससे पहले, इस प्रविलंबन
है ना। एक टेक्निकल टर्म है पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, मैं बताऊंगा, ठीक। क्षमा। एक और चीज़, अब एक सवाल पैदा होता है कि भैया राष्ट्रपति कहाँ कहाँ तक क्षमा कर सकते हैं, उनका रेंज क्या है, राष्ट्रपति के क्षमा करने का रेंज क्या है। तो देखो एक केंद्रीय विधि होती है, आपको पता है ना, जो संसद पूरे भारत के लिए विधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय विधि। और एक होता है मिलिट्री कोर्ट, सैन्य न्यायालय, सुने हो सैन्य न्यायालय, रुस्तम में देखे होंगे, मिलिट्री कोर्ट। इन केंद्रीय विधि के विरुद्ध यदि किसी ने अपराध किया हो, है ना, जो केंद्रीय विधि है, सेंट्रल लॉ है, उसके विरुद्ध जाकर किसी ने अपराध किया हो, या सैन्य न्यायालय द्वारा कोई आरोपी तय हो और उसे दंडित किया गया, मतलब दोनों के द्वारा दंडित, पनिश्ड, दंडित व्यक्ति, इसकी बात हो रही, चाहे वो केंद्रीय विधि द्वारा दंडित व्यक्ति हो, केंद्रीय विधि के विरुद्ध अपराध किया हो और फिर दंड मिला हो, चाहे वो सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो। देखो आपको पता है जो 3 सेनाएं होती हैं, ये सामान्य न्यायालय में इनके केस नहीं चलते। ये सोल्जर, कर्नल, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, ये अगर अपने पद में रहते हुए अगर कोई अपराध हो जाता है इनके हाथ से, मर्डर तक हो जाएगा, तो भी इनका केस उनके मिलिट्री कोर्ट में चलता है, ठीक। सैन्य न्यायालय में कोर्ट चलता है, ये इस कोर्ट में नहीं आता इनका मामला। नहीं नहीं, केवल सेना की बात है यार, ये पुलिस वाले सेना सैनिक थोड़ी हैं, यहाँ तो भ्रष्ट हैं साले पूरे। सेना अलग बात। ये दंडित, यदि दंडित, अब अबे इधर साले अपना बतियाने लगते तुम लोग, तो ये दोनों को माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो केंद्रीय विधि के विरुद्ध कोई अपराधी हो या फिर सैन्य न्यायालय द्वारा कोई दंडित व्यक्ति हो, दोनों को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये क्लियर है। एक, अब क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हुए, पार्डनिंग पावर का यूज़ करते हुए राष्ट्रपति 5 प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। क्षमा, यदि राष्ट्रपति समारोह को क्षमा करेंगे तो समारोह घर पहुंच गया। यदि राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा कर दिया तो फांसी मिली हो, उम्र कैद मिली हो, वो पूरी दंड से मुक्त हो जाएगा उसी समय, और वो अपने सब घर पहुंच जाएगा। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही आपको याद रहेगा। यदि राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा किया तो वो सीधे घर पहुंच जाएगा, पूरा मुक्त, सारे ना बंदी रब रहेगा ना कुछ रहेगा, घर पहुंच जाएगा, ठीक। हाँ, दूसरा क्या था, लघुकरण था ना दूसरा। दंड की प्रक्रिया, दंड की प्रकृति, नेचर है ना, दंड की प्रकृति, नेचर ऑफ पनिशमेंट, दंड की प्रकृति को बदलकर कम करना। यदि राष्ट्रपति ने दंड की प्रकृति को बदलकर किसी की सजा कम की हो तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने लघुकरण किया है। क्या किया है? लघुकरण। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज है, मैं किसका इंग्लिश है मैं बताऊंगा आपको, ठीक। लघुकरण, अगर राष्ट्रपति महोदय, देखो दंड की भी अलग अलग प्रकृति होती है। मृत्यु दंड अलग प्रकृति,
क्योंकि वहाँ तो बस मतलब रस्सी में लटका हो गया, वो बचने का चांस ही नहीं, अलग प्रकृति है ना। आजीवन कारावास अलग प्रकृति। एक सुना होगा आप लोगों ने सश्रम कारावास, पिक्चरों में देखा होगा, कैदी पत्थर तोड़ते रहते हैं, झुआ बनाते हैं और सब। श्रम के साथ कारावास, मतलब केवल कारावास नहीं काटेंगे, श्रम करेंगे। और एक होता है सामान्य कारावास, नहीं। तो अब राष्ट्रपति, यदि यहाँ हम तभी कह पाएंगे कि राष्ट्रपति ने लघुकरण का प्रयोग किया है जब राष्ट्रपति दंड की प्रकृति को बदलेंगे। जैसे समारोह को फांसी मिला है और राष्ट्रपति को लगा कि नहीं फांसी ज़्यादा होगी, एक काम करते हैं, इसको उम्र कैद दे देता हूँ। तो दंड की प्रकृति को बदला और कम होगी नहीं सज़ा, भाई फांसी में सीधे निपट जाता, अब उम्र कैद में जिंदा तो रहेगा है। तो दंड की प्रकृति बदल गई और सज़ा भी कम हो गई। फांसी से उम्र कैद कम है ना भाई, कम हो गई। तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने किसका प्रयोग किया? लघुकरण। ठीक, अच्छा। अबे फांसी से मुक्त कर सकता है तो उम्र कैद क्या बात है? फांसी से उम्र कैद कर दिया। हाँ, उम्र कैद से उसको 10 वर्ष का सश्रम कारावास कर दे, कम हुआ। या 10 वर्ष का सश्रम कारावास मिला है तो 5 वर्ष का सश्रम कारावास कर दे, कम हुआ। नहीं नहीं नहीं, शुरू 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 ना 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 ना, रुको रुको रुको, प्रकृति जरूर बदलनी चाहिए। फांसी से उम्र कैद, उम्र कैद से सश्रम कारावास 10 वर्ष का, सश्रम कारावास से 10 वर्ष का सामान्य कारावास कर दिया, प्रकृति बदली, कम किया। ये होना चाहिए, ये है ऐसी खासियत, प्रकृति बदलनी चाहिए। 10 वर्ष का किसी को सामान्य कारावास मिला है, उसको 5 वर्ष कर दिया तो हम लघुकरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रकृति तो दंड की वही है, सामान्य कारावास है ना, समझ गए ना। परिहार, वो चीज़ परिहार में आएगी। परिहार में क्या बोल रहा है? परिहार में बोलता है कि दंड की प्रकृति को बिना बदले, दंड की प्रकृति को बिना बदले, बिना बदले, ये खास बात होगी, सजा को कम करना। यदि इस राष्ट्रपति ऐसा करते हैं तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने परिहार शक्ति का प्रयोग किया। मतलब सश्रम कारावास 10 वर्ष का मिला है, 7 वर्ष कर दिया, 5 वर्ष कर दिया, कम कर दिया, प्रकृति को बिना बदले। सामान्य कारावास मिला है, उसकी अवधि कम कर दी, समझ गए आप। तो हम बोलेंगे राष्ट्रपति ने किसका प्रयोग किया? परिहार का प्रयोग किया। चौथा था विराम। अब इसकी क्या खास बात भाई, यहां पर विशेष परिस्थिति को राष्ट्रपति ध्यान रखते हैं। विशेष परिस्थिति, अरे क्या लिखा रे, कौन सी स्पेलिंग लिखा मैं? विशेष परिस्थिति जैसे अपंगता, गर्भावस्था, इसको ध्यान में देते हुए यदि राष्ट्रपति सजा कम करते हैं, सजा में कमी करते हैं या छूट देते हैं, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने विराम का प्रयोग किया। टेटकी कोनों के मर्डर कर दिस, और टेटकी जब मर्डर की, हाँ, अबे वो नहीं है पगले, ये दूसरा है। अरे यार ये बंद हो गया क्या? अरे चार्जर लेके आ, तो चार्जर कब बंद हुआ ये? कौन मारा? सारा कभी कभी ऐसा लगता है 4 साल के बच्चे की तरह हरकत करते हो। ये मेरे को मारा, वो मेरे को नोच दिया, वो मेरे को खरमोट दिया।
तो वो सबूत तो है नहीं, तो सज़ा नहीं मिल पाएगी उसको। अब ये करेला कहा होगे हिल के का, देख तो अजय हिल के का वो सर ये भी देखो उधर से फ़ोन आने लगा तो बंद हो गया सर वीडियो। हाँ जल गिस अबे अभी जला था। अरे फिर बुझ गया। इस साइड लगा दो। हाँ जला इस तरफ के बोर्ड में जला छोड़, ठीक है, बिना हिलाए पहुंच जाओ उधर। ये चला था कि नहीं? आ जाओ। चलिए विराम समझ गए। विशेष परिस्थिति यानी कि जैसे टेटकी मर्डर कर दिस और बोला अब जेल में है, चला था केस, प्रेग्नेंट हो गई थी और तो जेल में रहते रहते पता चला कि 4 माह का गर्भ है। ऐसी विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है। हर किसी के लिए होते ही हैं। नहीं, याचिका दायर करेगी, राष्ट्रपति को लगा तब ना। अब समझ रहे हो ना, वो तो राष्ट्रपति के ऊपर है। विशेष परिस्थिति बोले तो कोई अपंग हो गया, कोई अपंग है, कोई अपंग या अपंग मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि राष्ट्रपति सज़ा को कम करते हैं या विशेष छूट देते हैं तो हम बोलेंगे राष्ट्रपति ने विराम का प्रयोग किया। एक 5वां है, कौन सा? प्रविलंबन। अब तू आजा, जो बोल रहा था वो यहाँ आएगा। अरे तुम लोग बतियाते ज़्यादा हो रहे, तुम लोग फुसफुसाने की कला नहीं जानते हो। ये तो लड़कियां इस वक्त माहिर होती, फुसफुसा के सुनाया, ऐसे बात करते। प्रविलंबन। अब किसी को फांसी की सजा, फांसी होने वाली, यहाँ पर केवल फांसी की बात है, यहाँ पे केवल फांसी की बात होगी। मृत्युदंड
किसी को फांसी मिलने वाली है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दिया है, अब बहुत ही कम समय बचा, 10-12 दिन बाद उसको लटका देंगे। अब उसको अचानक, पहले तो ऐसे ही था कि मतलब जैसे होता ना हमारे फिल्मों में हमने कई बार देखा है, किसी ने अपनी प्रेमिका के आशिक को गोली मार दी, फांसी मिल गया, जेल में है, वो मरने का इंतज़ार कर रहा है कब मरूं। तो मजनू ऐसे ही पगला जाते हैं। लेकिन जैसे तारीख नज़दीक आया, 10 दिन बचा था, फटने लगी। अब वो फट इधर उधर कैसे कैसे कहाँ हो ही कहाँ, तो उसका वकील को बुलवाया, बोला एक ही तरीका है, दया याचिका, मर्सी पिटीशन फाइल कर, और राष्ट्रपति के ऊपर है, बच गया तो बच गया। दया याचिका फाइल की, दया याचिका फाइल की और राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा दया याचिका। अब वो पूरा प्रोसीजर करते करते और टाइम हो गया, बचा 2 दिन, 2 दिन बचा है, और 2 दिन बाद लटका देंगे सुबह सुबह तड़के। राष्ट्रपति महोदय के पास फाइल पहुंचा और राष्ट्रपति महोदय ने संयोगवश उस फाइल को देख भी लिया। अच्छा, एक बैकग्राउंड बड़ा अच्छा रहीस, अच्छा व्यक्ति रहीस, परिस्थितिवश क्रिमिनल बन गया। तो राष्ट्रपति को लगा कि नहीं यार, इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बोला कि इंटरेस्टिंग है, इसका पूरा केस फाइल पढ़ूंगा मैं, तब निर्णय लूँगा। मतलब कहने को ये बोलेंगे, ऐसे तो कौन करेगा, मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा वही करेंगे। तो राष्ट्रपति प्रविलंबन का इस्तेमाल करेंगे, रुको जब तक मैं निर्णय नहीं ले लेता इसकी दया याचिका पर, उसकी फांसी रोक दो, मतलब उसकी फांसी टाल दी जाए, उसकी फांसी टल जाएगी। राष्ट्रपति ने यदि प्रविलंबन का प्रयोग किया, मतलब उसका मृत्युदंड जो फांसी होने वाली थी वो रोक दी जाएगी जब तक राष्ट्रपति निर्णय नहीं ले लेते उसकी दया याचिका पर। तो विलंब हो रहा लटकने में, पूरा विलंबन है ना, समझे ना। हाँ, ये तो राष्ट्रपति सबको थोड़ी एक्सेप्ट करते हैं यार, सबका एक्सेप्ट ही नहीं होता। दया याचिका एक बार खारिज कर दिया तो दोबारा दया याचिका जा भी नहीं सकती उसकी। सर ये जो कितने टाइम तक हो सकता है, ज़्यादा ऐसा कोई समय सीमा नहीं है। अब अगर होगा भी ना, टेक्निकल है वो, रहने दो ना। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश बनेंगे उनके लिए रहने दो, हमको आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आती है, जो सर पहले सवाल किए थे, उसके बाद वो गवर्नमेंट एग्जाम दिखा सकते हैं सर। तो सवाल जो है तेरे दंड मुक्त होगा, दोष मुक्त नहीं होगा। एक बात और बता देता हूं कि यदि आपने कोर्ट द्वारा 48 घंटे सज़ा काट लिया है, सज़ा दिए जाने पर ना, उससे पहले आप जो आपका मामला चलता है और आपको जुडिशियल कस्टडी दी जाती है उसको नहीं काउंट करते हैं, उसको काउंट नहीं करते। कोर्ट द्वारा सज़ा आपको मतलब दोष सिद्ध हो गया और कोर्ट ने आपको मिनिमम, या तो आपने कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा में 48 घंटे भी काट लिया तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि नौकरी में भी तो आपकी नौकरी चली जाएगी। 48 घंटा, 2 दिन की सज़ा यदि आपने किसी अपराध सिद्ध हो गया आपका और कोर्ट ने आपको सज़ा सुनाई और आपने काटा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वो तो दोष दंड मुक्त हुआ है, दोष मुक्त नहीं हुआ, दंड मुक्त हुआ, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? कोनो शंका अब तक, कोनो दर्द? कौन सा वो करेंगे ना, आज से हमारी यही क्लास चलेगी। आज मैं मूड में हूँ, मतलब तुम्हारे वो भी तो करने हैं मेरे को, सवालों के वो प्रश्न भी पकड़ने हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ये हो गया 72, 123 भी। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। हाँ, ब्रेक तो अब ब्रेक देता हूँ भाई, मुझे भी मालूम है, इंसान हो। ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद 10 मिनट के बाद वापस आ रहा हूँ।